हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, अगर आप डीबीएफ या जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ए बैंकर। तो आज हम अपनी शुरुआत इसी सब्जेक्ट के साथ करते हैं और आपको पता होगा कि जो आपका सिलेबस है वो भी 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है, मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे मॉड्यूल सी के साथ करेंगे। मॉड्यूल सी जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 20 अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड दिया गया है, अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस। और इस टॉपिक के अंदर भी जो अकाउंटिंग रेशोज हैं वो कई प्रकार की होती हैं। उसमें से जो लिक्विडिटी रेशो है फर्स्ट टाइप की, आज हम उसको कंप्लीटली अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों एक बैंकर को अकाउंटिंग रेशोज की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाई ए बैंकर शुड हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रेशो। देखिए, आप बैंक के अंदर होंगे, आपके पास कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी लोन लेने के लिए आएगी तो वहां पर आपको नीड पड़ेगी अकाउंटिंग रेशोज की। उस बिजनेसमैन की या उस कंपनी की आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? अकाउंटिंग रेशो चेक करोगे। क्यों चेक करोगे? तो जब भी आप लोन दोगे किसी को तो सबसे पहले यही देखोगे ना कि वो रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, रीपे करने की कंडीशन में है या नहीं है, कभी लोन तो आपका एनपीए नहीं हो जाएगा। तो वहीं पर रोल स्टार्ट हो जाता है अकाउंटिंग रेशोज का। सपोज कि अगर वो बिजनेसमैन आपके पास शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए आया है तो वहां पर लिक्विडिटी रेशो आप चेक करोगे उसके बिजनेस की या उस बिजनेसमैन की कि लिक्विडिटी रेशो आपको क्या बताएगी? लिक्विडिटी रेशो बताएगी शॉर्ट टर्म लोन से रीपे करने की कंडीशन में है या नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या होता है? ऐसा लोन जो साल या 2 साल के अंदर आपको रीपे करना होता है। तो लिक्विडिटी रेशो वहां पर हेल्प करेगी कि क्या ये बिजनेस की ऐसी पोजीशन है कि अपनी करंट एसेट्स के थ्रू करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सके विद इन ईयर। और अगर मान लो बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए आया है तो वहां पर हेल्प करेगी सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो हमें यह बताती है कि एक बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म में लोन रीपे करने की पोजीशन कैसी है, वो रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का भी हमें पता लगता है। तो इसलिए अकाउंटिंग रेशो जो है वो एक बैंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग रेशो के अंदर जो रेशो वर्ड है उसका तो आपको पता ही होगा। रेशो का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड द नंबर्स। दो नंबर्स को डिवाइड करने को ही हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। दो नंबर्स को डिवाइड करना या कंपेयर करना क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। लेकिन यहां पर वर्ड जुड़ा है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जोड़ने से यहां पर क्या मतलब हो जाता है? यहां पर देखिए, एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। और इनके अंदर बहुत सारी फिगर्स दी होती हैं, जैसे एसेट्स हो गई है, लायबिलिटीज हो गई हैं, प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है, ये सब फिगर्स इसके अंदर दी होती हैं। तो वहां पर उन नंबर्स को हम कंपेयर करके या आपस में डिवाइड करके उस बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, सोल्वेंसी कैसी है, इन सभी चीजों को हम क्या कर पाते हैं? इवेलुएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मीनिंग हो जाएगा जो आपको समझना चाहिए कि अकाउंटिंग रेशो क्या होती है। तो हम ये कहेंगे अकाउंटिंग रेशो आर द क्वांटिटेटिव टूल्स that are used to evaluate the performance, efficiency, liquidity, profitability and solvency of a business by comparing various figures from the financial statement। तो आप ये कह सकते हो कि एक बिजनेस के अंदर जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसके अंदर जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, उनको कंपेयर करके हम उस बिजनेस की परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी को एनालाइज करते हैं। इस एनालिसिस से हमें क्या फायदा होता है? ये एनालिसिस हमें एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। किस प्रकार का डिसीजन? हो सकता है कि वो डिसीजन लेने वाला एक इन्वेस्टर हो या डेटर हो या क्रेडिटर हो, तो उन सभी को, हर प्रकार के स्टेक होल्डर को एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सपोज कीजिए अगर आप क्या है, बैंक है,
तो इन रेशोज को एनालाइज करके आप ये डिसाइड करोगे कि इसको हम लोन दें या नहीं दें। अगर लोन दिया तो हमारा एनपीए होगा या हमारा सेफली लोन रिकवर हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये देखोगे कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है या नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी यहां पर जो भी हमें डिसीजन लेना होगा तो उन डिसीजंस को लेने में क्या करेंगे, अकाउंटिंग रेशोज हेल्प करेंगे। अब हम अकाउंटिंग रेशोज को मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो, जो कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। आज की क्लास में हम कंप्लीट लिक्विडिटी रेशो को समझेंगे, न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे। लिक्विडिटी रेशो को हम करंट रेशो और क्विक रेशो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। सेकंड टाइप आपकी लिवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर या सोल्वेंसी रेशो। ठीक है, ये आपको बताती है कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने लोन्स पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसे यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशो, तो डेट इक्विटी रेशो हमें क्या बताएगी कि एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल के थ्रू फ्यूचर में अपने लोन्स को पे कर सकते हैं, अपने डेट को पे कर सकती है, नहीं कर सकती है। ऐसे ही अदर रेशोज होंगी। तो अदर रेशोज पर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनको 1 बाय 1 मैं कवर करूंगा आपके साथ। तो आज की क्लास में हम लिक्विडिटी रेशो को हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इनके सभी का क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। थर्ड टाइप है हमारी एक्टिविटी रेशो, जिसको हम टर्नओवर रेशो कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो, कि हमारे पास जो स्टॉक है वो पड़ा तो नहीं रहता है, कितनी जल्दी से वो सेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो देखेंगे कि हमारा पैसा मार्केट में फंसा तो नहीं रहता है, कितनी जल्दी हमें रिकवर हो रहा है। तो ये अलग अलग रेशोज हमें अलग अलग चीजें समझाएंगे। उसके बाद फोर्थ है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को हम इनकम रेशो के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशोज होती हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन, जिसको आप यहां पर इस इमेज के थ्रू भी एक बार समझ सकते हैं। ओवरऑल मैंने यहां पर अच्छे से क्लासिफाई किया है। मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिक्विडिटी रेशो के बारे में। लिक्विडिटी रेशो जब आप पढ़ते हो तो ये आपको क्या बताती है? ये बताती है कि एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को रीपे करने की कंडीशन में है या नहीं है। क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म एसेट्स के थ्रू अपनी जो करंट लायबिलिटीज हैं उनको पे कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या एक बिजनेस अपनी करंट एसेट्स के थ्रू अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बारे में हमें लिक्विडिटी रेशो बताती है। लिक्विडिटी रेशो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है करंट एसेट्स और दूसरा है क्विक एसेट। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट को हम वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो आपके यहां पर कुछ रेशोज के डबल डबल नाम होंगे, वो सभी आपको याद रखने होंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम करंट रेशो के बारे में बात करते हैं। करंट रेशो हमें क्या बताएगी कि क्या एक बिजनेस अपनी करंट एसेट्स के थ्रू करंट लायबिलिटीज को पे कर सकता है। ठीक है, वो रेशो हमें बताएगी। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? कैश और इक्विवेलेंट टू कैश, ऐसी चीजें जिसको आप विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे इक्विवेलेंट टू कैश कहलाएंगे। कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश, ठीक है, जिनको आप विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? आपकी करंट एसेट्स कहलाएंगी। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसे ऑब्लिगेशंस, ऐसी लायबिलिटीज जो एक बिजनेस को विद इन ईयर पे करने ही करने हैं, उनको हम क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटीज कहेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो तो क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जब इसको डिवाइड करोगे, अगर ये रेशो 2:1 आती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1, तो ये एक बिजनेस के अंदर आइडियल रेशो मानी जाएगी करंट रेशो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कंपनी को 1 रुपया पे करना है तो उसके पास 2 रुपए हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए करंट एसेट की फॉर्म में। अगर किसी बिजनेस के अंदर 2:1 है तो वो एक बहुत ही अच्छी रेशो समझी जाएगी। अगर किसी बिजनेस के अंदर ये रेशो
2 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 1:5 है, ठीक है, 1.5:1 है, इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के पास 1 रुपया पे करने के लिए केवल 1.5 रुपया ही अवेलेबल है। इसको हम जो वीकर फाइनेंशियल पोजीशन के रूप में देखेंगे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, वीक है। अगर किसी कंपनी की जो करंट रेशो 3:1 या 4:1 है, तो इसका मतलब क्या है, एक कंपनी के पास 1 रुपया पे करने के लिए 3 रुपया अवेलेबल है, या 1 रुपया पे करने के लिए 4 रुपया अवेलेबल है। दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, दो अलग अलग क्या है, एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, जितना पे करना है उससे एक्स्ट्रा पैसा एक कंपनी के पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो वेस्ट है, उस पैसे को क्या कर देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उस पैसे पर कंपनी कुछ भी अर्न नहीं कर रही है, वो ऐसे ही पड़ा है। तो कंपनी की जो करंट रेशो है वो 2:1 से बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। 2.5 तक चलेगा, 2.5 तक भी ठीक समझा जाएगा, लेकिन 2.5 से ज्यादा है तो एक्सेस में पैसा वेस्ट के फॉर्म में पड़ा है, वो पैसा कमाकर नहीं दे रहा है, ठीक, वो पैसा कुछ कमाकर नहीं दे रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बारी कि करंट एसेट्स के अंदर जब हम करंट एसेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आइटम शामिल होते हैं। तो मैंने बताया था कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश। तो कैश कौन सा कैश, जो आपके पास नगद में पड़ा है तो उसको हम बोलेंगे कैश इन हैंड। अगर आपके पास बैंक में कैश पड़ा है तो उसको हम बोलेंगे कैश एट बैंक। अगर आपने माल बेच दिया है और उसकी पेमेंट आनी है तो उसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल्स। अगर आपने कोई ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी मैच्योरिटी विद इन ईयर है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर आपने पहले से उधार में माल बेच रखा और आपके पास पैसा आना है तो उसको हम बोलेंगे डेटर्स। डेटर्स में से आपको हो सकता है आपको ये लगे कि कुछ पैसा मेरा डूब सकता है, ठीक है, कुछ पैसा मेरा डूब सकता है, तो उसके लिए आपने प्रोविजंस बनाए होंगे तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। डेटर माइनस प्रोविजंस, डेटर प्रोविजंस को आप माइनस कर दोगे। फिर आपके पास स्टॉक, यानी कि आपके पास जो माल पड़ा है उसको भी आप प्लस कर दोगे। जो माल है आपके पास वो 3 प्रकार का हो सकता है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है और वो फिनिश्ड गुड हो सकता है। तो उन तीनों को आप क्या कर लोगे, शामिल कर लोगे। उन तीनों को क्या कर लोगे, आप शामिल कर लोगे। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए गए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपके पास फाइनल स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे कुछ सर्विसेज जिनके लिए आपने पेमेंट तो कर दी है लेकिन सर्विसेज नहीं ली है तो उनको बोलेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसकी सर्विसेज लेनी है तो वो भी आपकी करंट एसेट के अंदर शामिल होंगी। तो ये सभी आइटम्स आपको याद करने हैं, रटने हैं कि करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं। एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैंने सभी का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या शामिल होता है। तो अगर बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिया जो आपका पैसा नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ऐसे ही आपने कुछ सर्विसेज ली है लेकिन भुगतान नहीं किया है तो उनका बिल पेबल कहलाएंगे, वो जो आपको पेमेंट्स करनी है। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो लोन की ईएमआई या लोन चुकाना है आपको तो क्रेडिटर कहलाएंगे जो आपसे पैसा लेंगे। और ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर आपको करंट में कुछ टैक्स पे करना है, कौन सा टैक्स होगा, ये करंट वाला, फ्यूचर का इंक्लूड नहीं करना है यहां पर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो भी शामिल होगा क्योंकि वो भी आपके ऊपर एक क्या है, लायबिलिटी है। उसके साथ परपोज्ड डिविडेंड, कुछ शेयर होल्डर को अगर आप डिविडेंड दोगे और वो आपने अनाउंस कर दिया है तो क्या कहलाएगा, परपोज्ड डिविडेंड, वो भी एक लायबिलिटी बन गई है, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया लेकिन कोई लेने नहीं आया है कोई बंदा, तो वो देना है, तो वो भी क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, वो भी एड ऑन होगी। उसके बाद अगर आपने कोई सर्विस ले ली है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया है, जैसे मान लो पोस्ट पेड बिल होता है आपको मोबाइल का, आपने सर्विस तो ले ली, बिल बाद में पे करोगे तो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है, वो भी प्लस होगा। और अगर आपको इसी साल के अंदर कोई बिल का भुगतान करना है, ईएमआई पे करनी है, तो लोन पेबल विद इन ईयर, उन सभी को आप एड ऑन कर लोगे, उन सभी को आप एड ऑन कर लोगे तो क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी बन जाएगी। और अगर आपको करंट रेशो कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला रट लीजिए, अभी भी मैंने आपको समझाया था। और ये रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1
1 होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सभी मैंने पॉइंट आपको पहले बता ही दिया है कि आइडियल क्या होना चाहिए, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। हाँ, एक पॉइंट और देख लीजिए साथ में कि एक टर्म होती है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इस रेशो की क्या है, एक ड्रॉबैक है, इसके आप ये कह सकते हो क्रिटिसिज्म है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है, कि चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर ठीक कर देना विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की जो करंट रेशो है वो 2:1 से कम है, तो उसको उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दो, उसकी ड्रेसिंग कर दो, वो ठीक हो जाएगी। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि अगर किसी कंपनी की करंट एसेट्स 2,25,000 रुपए है और करंट लायबिलिटी 1,25,000 रुपए है, अगर हम इसकी रेशो निकालते हैं तो रेशो हमारे पास आ जाएगी 1.8:1। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लो तो यही रेशो आएगी। लेकिन ये क्या होगी, ये वीकर पोजीशन दिखा रही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी नहीं है, वीकर पोजीशन दिखा रही है, क्योंकि एटलीस्ट 2:1 तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, बस क्या कर दूं, जस्ट 25,000 की लायबिलिटीज पे कर दूं तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, मैं एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाऊंगा जस्ट 25,000 रुपीज की एक ट्रांजेक्शन करने से। जैसे अगर मैं यहां पर 1,25,000 की लायबिलिटी में से 25,000 की लायबिलिटी क्या कर देता हूं, पे कर देता हूं, तो मेरे पास लायबिलिटी कितनी बचेगी, 1,00,000 की। और वो लायबिलिटी कहां से दी होगी, मैंने करंट एसेट में से भुगतान किया होगा, तो मेरे पास करंट एसेट भी कितने की बच जाएंगी, 2,00,000 रुपए की बच जाएंगे। और इनके जब मैं रेशो निकालूंगा तो वापिस से मेरे पास रेशो क्या आ जाएगी, एक आइडियल रेशो आ जाएगी 2:1, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। केवल 25,000 रुपए का डिफरेंस आपको ये रिजल्ट शो कर सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, कि थोड़ा बहुत चेंज करके चीजों को मैनेज कर देना। ठीक है, लेकिन बहुत काम की है करंट रेशो, बहुत कुछ हमें बताती है, और कैलकुलेट करते समय किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर बता दूंगा। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं उन पर नहीं जा रहा, अब सीधा न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा करंट रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये गोपाल एंड सन कंपनी की क्या दी गई है, बैलेंस शीट दी गई है। आपको पता होगा बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज दी होती है और राइट साइड में क्या दी होती है, एसेट्स दी होती है। तो आपको क्या करना है, करंट रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, करंट रेशो। और करंट रेशो कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट एसेट कैलकुलेट करोगे कि करंट एसेट कितनी है। तो चलिए करंट एसेट साइड से हम कैलकुलेट करते हैं। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये यहां पर शामिल नहीं होंगे हमारे, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है हमारी। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन में करंट एसेट में क्या शामिल होगा, सबसे पहले स्टॉक, क्योंकि वहां पर आइटम दिया गया था, अभी मैंने आपको बताया था, तो 1,20,000। उसके बाद जो डेटर, तो नेट डेटर जो है यहां पर कैलकुलेट करके दिए गए हैं 50,000 के, 50,000 तो 1,70,000। बिल रिसीवेबल 1,80,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 तो 2,00,000 हो गया। इसके बाद कैश 2,30,000 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,34,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये शामिल नहीं होंगे। तो हमारी करंट एसेट्स कितने की आ गई, करंट एसेट हमारी आ गई 2,34,000 की। ठीक है, याद रखना है ये। अब हम करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर ये आइटम शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्रेडिटर शामिल होंगे 35,000। ठीक, उसके बाद बिल पेबल शामिल होंगे 5,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे 10,000 के। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, तो ये भी शामिल होंगे। परपोज डिविडेंड ये भी शामिल होंगे। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं कि 35 और 5 40 और 40 ये ले लिए मैंने, तो कितने हो गए 80 और 10 ये ले लिए, तो हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटी कितने की बन गई, 90,000 की बन गई। टोटल लायबिलिटी कितने की बन गई, 90,000 की। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 90,000 से। ठीक है, तो मैं यहां इधर लिख देता हूं और इधर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 2,34,000 को आप क्या करोगे, 90,000 से आप डिवाइड करोगे।
तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया आपने, उसके बाद इसको काटो। ठीक है, मैंने 2 पर काटा, 45 बन गया यहाँ पर। 2 एकन 2 एकन 2 से 14, 117 ऊपर है, 45 नीचे, तो मैं इसको 9 पर काटता हूं। 9 पंजे 45, 9 एकन 9 तिया 27, तो ऊपर 13 बचा है, नीचे 5 बचा है। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से काटता हूं, तो 5 दूनी 10 और 3 बचा, जीरो लगा दी मैंने, 5 6 30। तो मेरे पास काटने के बाद क्या है, नीचे तो 1 आया और ऊपर कितना आया 2.6, तो मेरे पास रेशो कितनी आ गई 2.6 रेशो 1। 2.6 रेशो 1 का मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2.6 रेशो 1, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपया पे करने के लिए कंपनी के पास कितने हैं 2.6 रुपीज अवेलेबल हैं, 2.6 रुपीज अवेलेबल हैं। तो आइडियल रेशो हमारी क्या होती थी 2:1 होती थी। इट मींस कंपनी एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी क्या है वो अच्छी है। ठीक है, डबल से भी ज्यादा कंपनी के पास क्या है फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये 3 या 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा फंड वेस्ट पड़े होंगे हमारे पास। तो हमने कैलकुलेट की यहां पर करंट रेशो। अगर यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके एक बार फटाफट देख लीजिए, वापस से समझ लीजिए। इधर करंट एसेट्स हमने ऐड ऑन की, जो आइटम हमने पीछे सीखे थे वहां से, और यहां पर करंट लायबिलिटीज, दोनों को डिवाइड कर दिया, काटा पीटी की, हमने रेशो निकाल दी 2.6 रेशो 1। ठीक है, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अच्छी है, तो यही हमें कैलकुलेट करना था। चलिए आगे हम करंट रेशो आप कैलकुलेट करना सीख गए। आप बाद में जब आप समझेंगे तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन यहां पर लिखा हुआ है, तो आप यहां से आप रिवाइज कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, सेकंड रेशो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट रेशो हमें क्या बता रही थी कि एक साल के अंदर जो जो हमें लायबिलिटीज पे करनी है, करंट लायबिलिटीज, क्या हम अपनी करंट एसेट्स के थ्रू पे कर सकते हैं, वो भी हमें एक साल के अंदर जो हमें रिसीव हो गया हमारे पास जो एसेट्स है। लेकिन क्विक रेशो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशो के नाम से जानते हैं या जिसको हम लिक्विड रेशो के नाम से भी जानते हैं, ये हमें क्या बताती है कि इमीडिएट तुरंत क्या हम तुरंत अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं। क्या मैं अभी प्रेजेंट में इस सिचुएशन में हूं या एक बिजनेस इस सिचुएशन में है कि अपनी सारे की सारी करंट लायबिलिटीज को तुरंत पे कर दे। ठीक है, और तुरंत पे करना है तो कहां से पे करना होगा, करंट एसेट से नहीं, क्विक एसेट से, क्विक एसेट से। तो सबसे पहले आपको यह देखना है यहां पर करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम करंट एसेट में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट कैश फ्लो आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे क्विक एसेट कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे क्विक एसेट कहेंगे। तो सबसे पहले क्विक रेशो हमें क्या बताती है कि तुरंत में हम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में से हमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी लिक्विड एसेट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टॉक हो सकता है बिकने में टाइम ले, जरूरी नहीं कि विद इन ईयर हमारा सेल हो जाए, कई बार 2-2 साल स्टॉक पड़ा रह सकता है, तो इसलिए हमने इसको क्विक एसेट के अंदर शामिल नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो उसको वापस से कैश में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हो, तो भुगतान कर चुके हैं आप, बस उसके बदले में सर्विस ही ले सकते हो, अब लो या मत लो, लेकिन किसी और को तो पे नहीं कर सकते ना वहां से। तो इसलिए इन 2 पॉइंट्स को हमने यहां पर क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। अब जब ये रेशो हम निकालेंगे कि लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मैं यहां पर लिख देता हूं क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये रेशो आपकी क्या आनी चाहिए 1:1 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा 1 रुपया भुगतान करने के लिए आपके पास इमीडिएटली 1 रुपया होना चाहिए, इमीडिएटली 1 रुपया होना चाहिए। 1:1 क्या होगी, इसकी आइडियल रेशो होगी। यहां से एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी आइडियल रेशो क्या होनी चाहिए। चलिए मैं इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक दूसरी बैलेंस शीट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये एक एक्स लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो इस बैलेंस शीट के अंदर आपको पता होगा कि इधर लायबिलिटीज दी गई हैं और इधर एसेट्स दी गई हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सबसे पहले तो कौन सी रेशियो कैलकुलेट करोगे, पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करोगे और फिर आपको क्विक रेशियो, यानी कि दोनों की दोनों रेशियो जो मैंने अभी तक आपको सिखाई है दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं
करंट रेशो, करंट रेशो क्या होगी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट एसेट कैलकुलेट करते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन, लूज टूल, पेटेंट, इनमें से कोई भी शामिल नहीं होगा। शामिल क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है। उसके बाद नेट डेटर, नेट डेटर कितने के हैं, 1 लाख के हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 3 लाख। और कैश हमारे पास कितने का है, 30,000 का, तो 3,30,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 20,000 की है, तो 3,50,000। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, तो 3,60,000। शेयर इश्यू एक्सपेंस ये शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई, 3,60,000 आ गई, ठीक है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ये शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और यहां पर टैक्सेशन दिया गया है, तो फ्यूचर का शामिल नहीं होगा, करंट का शामिल होगा। ट्रेड क्रेडिटर शामिल होंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी शामिल होंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेबल, ये सभी शामिल होंगे। तो इनका कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर। तो 36,000 और 34,000 को एड ऑन करते हैं, ठीक है। 30 और 30 60 और एक 70,000 यहां से हो गया, और 20,000 यहां पर है हमारा, तो 90,000, ठीक है। और 90,000 के बाद यहां पर 30,000 इन दोनों को मिलाकर है, तो कितना आ गया हमारे पास, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 हमारी क्या आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई। डिवाइड कर देते हैं हम 1,20,000 से, तो हमारे पास इसको काटने के बाद 12 एकन 12 तिया 36, तो 3:1, 3:1 हमारी क्या आ गई, करंट रेशो आ गई हमारी। दिख रहा होगा ना आपको, 3:1। तो 3:1 से आप क्या समझे, कंपनी के पास 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए 3 रुपए अवेलेबल हैं, और होने कितने चाहिए, मैक्सिमम 2 रुपए हो, ठीक है, 2 के आसपास बना होना चाहिए। तो कंपनी के पास एक्सेस में फंड्स अवेलेबल हैं, जिनको कंपनी को अपने पास रिटेन ना करके मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आइडियल से ऊपर है, आइडियल रेशो से, आदर्श रेशो से क्या है, ऊपर रेशो है। तो एक्स्ट्रा पैसों को कंपनी को क्या कर देना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो करंट रेशो को हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्विक रेशो। क्विक रेशो, और क्विक रेशो के लिए क्या होगा, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट होती है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर करंट एसेट कितने की आई थी हमारी, 3,60,000 की। उसमें से माइनस हमें क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना स्टॉक 2 लाख का, और उसमें से हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के माइनस कर देने हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास हैं क्या, इनकम टैक्स पेड इन एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये रहा, ठीक है, 10,000 के, 10,000 ये माइनस कर देने हमें। तो 2 लाख सीधा माइनस किया, तो हमारे पास कितने बचे, 1,60,000। 1,60,000 में से हमने माइनस किया 10,000, तो हमारे पास कितना बचा, 1,50,000। 1,50,000 हमारे पास क्या आ गया है, क्विक एसेट आ गई है। अब आप क्या करोगे, 1,50,000 को डिवाइड कर दोगे 1,20,000 से, ठीक है। भाई यहां पर लिखने के लिए स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर देता हूं, यहीं लिख देता हूं, ठीक है। तो हम क्या क्विक रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आपको बस इससे नीचे का ध्यान देना है, 1,50,000 को 1,20,000 से डिवाइड करना है। 4 जीरो से 4 जीरो चली गई, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। ऊपर 5 है, नीचे 4 है, डिवाइड करो तो 4 एकन 4, ठीक है, एक बच्चा, 4 दूनी 8, 2 बच्चे, 4 पंजे 20, ठीक है। 1.25 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आ गया, ये रेशो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी इमीडिएट अपनी करंट एसेट्स को, करंट लायबिलिटी को पे करना चाहती है क्विक एसेट के थ्रू, तो उसके पास 1 रुपया पे करने के 1 रुपया पे करने के लिए 1 रुपया 25 पैसे अवेलेबल है, 1.25 रुपीज अवेलेबल है। यानी कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कंपनी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सॉरी भाई,
कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, ये यहां से आप नोट कर लेना, ठीक है। 1.25:1 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना कितना चाहिए था कि मिनिमम आपके पास 1:1 होना चाहिए था आइडियल, तो आइडियल से ऊपर है, तो कंपनी क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में है। तो आई होप आपको ये सेकंड न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने करंट रेशो और क्विक रेशो हमने समझी, ठीक है। बस आपको प्लस माइनस करना है फटाफट, और कुछ नहीं करना। एग्जाम के अंदर भी इतनी फटाफट हो जाएंगे, आपको ओरली हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल से आपको समझाऊंगा। सॉल्यूशन मैंने यहां पर दिया हुआ है, अगर आप कहीं पर भी डाउटफुल हो जाते हैं तो वापस से आप यहां से चीजें समझ सकते हैं। एक एक चीजें मैंने यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, कमेंट मैंने आपको समझाई दिया है। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इस हिसाब से। तो यहां पर क्या दिया गया है, शॉर्ट में दी गई है चीजें, यहां पर पूरी बैलेंस शीट दी गई है, आपको दिमाग लगाना है। यहां पर एक कंपनी की करंट लायबिलिटीज, ठीक है, क्या है, 60,000 है, और करंट रेशो कितनी है, 3:1 है, और एसिड टेस्ट रेशो भी दी गई है 1.8:1 दी गई है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले करंट एसेट कैलकुलेट करनी है, और लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी है, और स्टॉक कैलकुलेट करके आपको बताना है, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले करंट रेशो लिखता हूं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ये हमें रेशो कितनी दी गई है, 3:1 दी गई है, ये रही भाई, यहां से आप देख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये कितनी दी गई है, 3:1 दी गई है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास 1 रुपया पे करने के लिए 3 रुपया अवेलेबल है। तो इसकी वैल्यू भी दी गई है हमें, इसकी वैल्यू क्या, ये दी हुई लायबिलिटी 60,000 की, अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 है। और आपको पता होगा कि जो लायबिलिटी का 3 गुना हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स हैं, तो हम 60,000 का अगर 3 गुना कर देंगे, 60,000 का क्या कर देंगे, हम 3 गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट्स, कितनी आ जाएगी, 6×3=18, 1,80,000। तो ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो आपकी क्या आ गई, करंट एसेट्स कितनी आ गई, 1,80,000 की आ गई। समझ में आया भाई कैसे किया है, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, करंट रेशो के बाद एसिड टेस्ट रेशो दिया गया है हमें, या क्विक रेशो भी कह सकते हो आप, ठीक है। क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है हमें, इसकी वैल्यू दी गई है हमें, क्विक एसेट तो दी गई नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन रेशो दी गई है 1.8 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी है, करंट लायबिलिटी क्या है, ऑलरेडी है। करंट लायबिलिटी कितनी है, हमारे पास 60,000 है, ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या है, 60,000 है। तो इसका इतने गुना कर देंगे, अगर हम इतने गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्विक एसेट आ जाएंगे। तो अगर हम इसको 60,000 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, 60,000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से, ठीक है, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमारे पास आ जाएगा 18×6=108, ठीक है, 1,08,000। तो 1,08,000 हमारे पास क्या आ गया, क्विक एसेट, ठीक है। तो हमें क्विक एसेट कैलकुलेट करनी थी, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, बहुत आसानी से कर लिया है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट्स और क्विक एसेट का आप डिफरेंस ले लेते हैं। जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पर दिए नहीं गए हैं, केवल स्टॉक है। तो अब आपको स्टॉक कैलकुलेट करना है। स्टॉक कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितने की थी आपकी, 1,80,000 की, माइनस कर दो उसमें से कितना, 1,08,000, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 72,000 रुपए की। तो 72,000 रुपए आपका क्या आ गया,
स्टॉक आ गया। ठीक है, तो हमने तीन चीजें कैलकुलेट की है। पहली थी हमारे पास करंट एसेट जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी एक पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हमें करंट एसेट ये रही, हमने कैलकुलेट कर ली 1,80,000। लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी थी, लिक्विड एसेट हमने कैलकुलेट कर दी 1,08,000। ठीक है, लिक्विड एसेट कह सकते हो, क्विक एसेट कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हमें स्टॉक कैलकुलेट करना था, तो स्टॉक हमने कैलकुलेट कर दिया 72,000 रुपए। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल आपको बेसिक से मैंने चीजें समझाई है, एक एक चीज लिखकर समझाई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये सॉल्यूशन दिया गया है, बाद में इसको रिव्यू कर सकते हो आप, रिवाइज कर सकते हो यहां से कि सर ने कैसे कैलकुलेट किया था, सेम चीजें होंगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये हमारा। करंट एसेट्स कितनी दी गई है? 3,60,000 दी गई है, और करंट रेशो दी गई है हमें, करंट रेशो दी गई है 2.4:1। उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो भी हमें दे दी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट एंड स्टॉक, ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले करंट रेशो, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमें कितनी दी गई है? 2.4:1 दी गई है। और हमें पता है कि करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट की वैल्यू कितनी है? 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं आपको कि 2.4 का मतलब क्या है? 3,60,000 है। ठीक है, तो एक क्या है हमारी लायबिलिटी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं क्या कर दूंगा? 2.4 से डिवाइड कर दूंगा। 2.4 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो ऊपर वापस से लगा दूंगा। तो इसको मैं काटूंगा 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। ठीक है, तो ऊपर क्या 3 लाख, फिर मैं काटूंगा 2 1 और यहां पर 1,50,000। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि करंट लायबिलिटीज जो मेरी आ गई है वो कितनी आ गई है? 1,50,000 आ गई है, 1,50,000। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट या क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय, जिसको आप क्विक एसेट भी कह सकते हो, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसकी रेशो क्या दी गई है? ऑलरेडी आपको रेशो दी गई है 1.3:1 दी गई है। ठीक है, तो यहां पर 1 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं ना, 1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू है 1,50,000 रुपए। और मैं आपसे पूछूं 1.3 की वैल्यू क्या होगी? तो जस्ट आपको 1.3 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 1.3 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हो सकता है आप मल्टीप्लिकेशन में आप कंफ्यूज हो जाओ, मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन चीजें सीखी होंगी क्वांट के अंदर, तो मैं इसको डबल कर देता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं। तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 15 का कितना आ जाएगा? 4 जीरो थी ना, 1 लाख और यहां पर क्या आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। और 2 से डिवाइड किया मैंने, और इनटू में तो क्या था? 13 था ही आपका। और यहां पर एक जीरो और लगा देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, या 1.3 रख लेता हूं एज इट इज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना मेरे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक है, कितना है मेरे पास यहां पर? 13,39, 3,90,000 डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, डिवाइड करना है मुझे 2 से, डिवाइड करना है मुझे 2 से। तो यहां पर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3,90,000 आ जाएगा मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो डिवाइड करने के बाद लगभग भाई 4 लाख है, 4 लाख का आधा कितना होता है? 2 लाख, लेकिन 10,000 कम था तो 5,000 उधर से हटा दिया मैंने। यानी कि कैलकुलेशन करना है सीधा। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1,95,000 आ गया, 1,95,000 आ गया।
कुछ नहीं किया मैंने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग बस इसकी काटा पीटी सिंपल की है। आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख ले, डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, ठीक है। अगर मेरे तरीके से नहीं करना है तो डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहां पर मेरी जो लिक्विड एसेट या क्विक एसेट है वो कितने की आ गई, 1,95,000 की, 1,95,000 की आ गई। करंट लायबिलिटी कितने की आई थी, 1.5 लाख की आ चुकी थी मेरी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। करंट एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी थी 3,60,000 की, ठीक, 3,60,000 की। तो स्टॉक कैसे निकलेगा, स्टॉक निकलेगा करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो 3,60,000 माइनस क्या कितना कर देना है, 1,95,000, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 1,65,000। ये क्या आ गया आपका, स्टॉक आ गया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, इजी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और आपको समझा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कितनी दी गई है, 30,000। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और करंट रेशो क्या है, 2.5:1 है, 2.5:1 है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है, और एज्यूमिंग आपको स्टॉक 26,000 का मानना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर करंट रेशो लिखता हूं। करंट रेशो कितनी दी गई है, 2.5:1 दी गई है। और यहां पर वर्किंग कैपिटल दी गई है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब हमें वैल्यू तो नहीं दी गई इसकी, तो हमें क्या करना होगा, यहां इस रेशो का ही डिफरेंस देख लेते हैं हम, ठीक है, इस रेशो का डिफरेंस देख लेते हैं। इस रेशो का डिफरेंस क्या है, अगर हम इसको यहां पर ले लेते हैं तो 2.5 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया भाई, 1.5 आ गया। ये क्या आ गई हमारे पास, वर्किंग कैपिटल आ गई हमारे पास। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितना है, 15। अगर 1.5, ठीक है, अगर 1.5 की वैल्यू कितनी है, 1.5 की वैल्यू 30,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। और हमें निकालना कितना है, 2.5 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वही थी ना हमारी करंट एसेट, तो इनटू में 2.5 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 या 75,000 रुपए हमारी क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएगी। 75,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, यहां पर करंट एसेट हमारी आ चुकी है 75,000 की, ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी तो निकालनी थी, 1 की वैल्यू। तो अगर मैं इसको 30,000 को डिवाइड कर देता 1.5 से, तो ऊपर एक जीरो जाएगी, 15 एकन 15 दूनी 20,000 हमारी क्या आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ये हमारी क्या है, करंट एसेट 75,000 और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 20,000 की हो गई। दो चीजें हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहां पर एसिड टेस्ट रेशो निकालनी है। एसिड टेस्ट रेशो के लिए हमें क्या करना होता है भाई, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो कह लो, एसिड टेस्ट रेशो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट का आपको फॉर्मूला पता है,
करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट हमारे पास कितने की है? 75,000 की। उसमें से क्या माइनस कर देना है? 26,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 26,000 हमारे पास क्या है? स्टॉक है ना। 26,000 हमारे पास क्या है? स्टॉक है। तो आपको क्या कर देना है? करंट एसेट हमारी इतनी आई ना, हाँ ठीक है। तो एक मिनट भाई, यहां पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है शायद, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर प्रॉपर नहीं लिखा था ना ये। तो डिवाइड बाय 1 और 1.5 था ना यहां पर, और पॉइंट से पॉइंट कट गया था। 5 3 15 और 5 5 25, ठीक है, 3 एकन। तो ये जो हमारी करंट एसेट्स थी वो कितने की आएगी? 50,000 की आएगी। ठीक है, करंट एसेट कितने की आई हमारी? 50,000 की आई थी, क्योंकि यहां पर हम नीचे इसके ये लिखना भूल गए थे कि 1.5 की वैल्यू कितनी है? 30,000 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 1.5। और हमें निकालना कितना था? 2.5 की वैल्यू। तो 2.5 की वैल्यू हमें सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, लेकिन डिवाइड करना हम भूल गए थे 1.5 से। तो यहां पर इसकी काटापीटी करोगे, 1.5 से आपने क्या किया? डिवाइड किया। तो यहां पर मैंने 5 से काटा, 5 3 15 और 5 5 25, और फिर यहां पर 3 से किया मैंने, 3 एकम, तो 10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो कितने की आ गई? 50,000 की आ गई। ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितने की थी? 20,000 की थी। अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है क्विक एसेट। ये यहां पर 50,000 में से 26,000 माइनस करने हैं। ठीक है, क्विक एसेट। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 24,000। ठीक है, तो 24,000 को अब हम क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितने की थी आपकी? 20,000 की थी। ठीक है, 3 जीरो से इधर 3 जीरो उड़ा दिया आपने, 2 10 और 2 एकम 2 दूनी, और आपको क्या कर देना है? ये 1 जीरो है तो 1 पॉइंट लगा देना है आपको। तो क्विक रेशो कितनी आ गई आपकी? 1.2 रेशो 1 आ गई। 1.2 रेशो क्या आ गई? 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या है? जो आइडियल रेशो है हमारी कितनी होनी चाहिए? आइडियल रेशो होनी चाहिए हमारी 1:1, लेकिन ये तो 1:1 से ऊपर है, 1:1 से ऊपर है। तो कंपनी यहां पर हम क्या कहेंगे? एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में है। कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को इमीडिएट पे करने में कैपेबल है। हमारा कमेंट क्या होगा इसके लिए? कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को इमीडिएटली पे कर सकती है, इस पोजीशन के अंदर है। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिनके थ्रू मैंने आपको लिक्विड एसिड के बारे में समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो सेम चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां से बाद में आप रिवाइज कर लेना। ये सेम आंसर हमारा आया है 1.2:1। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है ये आज ही क्लास का कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अकाउंटिंग रेशो क्या होती हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक बैंकर के लिए। केवल हमें सिलेबस के पॉइंट व्यू से ही नहीं सीखना है, उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और आज ही क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशो को समझा है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर फिर भी कहीं पर आपको ये लगे कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप इसी वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है। मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में सब कुछ समझा दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।